Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम रक्षा युक्तियाँ। ये आपका जो है यूपी टेट में भी आता है क्वेश्चन, सी टेट में भी आता है और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे रीट का हुआ उसमें भी आता है और बीएड का तो ये एक सिलेबस का ही पार्ट है। तो आज का हमारा लेक्चर बेस है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट। देखिए, हम जो है रक्षा युक्तियां बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये रक्षा युक्तियां कहते किसे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म जो है हम किसको बोलते हैं। देखिए, आपको पता है कि एडजस्टमेंट किसे कहते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होता, तो हम अपने व्यवहार में चेंज करते हैं और उस जो नया वातावरण होता है उससे तालमेल बिठाते हैं, उसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट करना। लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिनसे हम अपना तालमेल नहीं बिठा पाते या हम एडजस्ट नहीं कर पाते। जब हम एडजस्ट नहीं कर पाते तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, तनाव हो जाता है, चिंता हो जाती है और हमारे को मेंटल टेंशन हो जाती है। तो ऐसी दशा में जब हमारे को मेंटल टेंशन हो रही है या बहुत ही ज़्यादा तनाव हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ की चिंता हो रही है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें अपनाते हैं जिससे कि वो हम उन समस्याओं का समाधान खोज सके। अब ये समाधान जो होता है ये स्थायी नहीं होता है और हम डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी जो चिंता है हम ऐसी युक्तियां अपनाते हैं जिससे कि हम अपने चिंता के स्तर को कम कर सके। तो एक्चुअली में हम इन रक्षा युक्तियों से एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता लगा रहे हैं, बल्कि हम अपने तनाव को कम करने की कुछ तरीके खोजते हैं। तो उन तरीकों को ही हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या फिर रक्षा युक्तियां। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो है एग्जाम होते हैं और आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आते हैं, तो सब लोग कहते हैं पूरे साल तो तुम्हारा ट्यूशन लगा रहा, पूरे साल तुम स्कूल जाते थे फिर भी तुम्हारे नंबर कम आए। तो अब तुम्हारे को बड़ी टेंशन होती है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन आप अपनी मेंटल टेंशन को दूर करने के लिए, अब आपके नंबर तो कम आ गए, आप अब नंबर को तो बढ़ा नहीं पा रहे हो, लेकिन आप अपनी मेंटल टेंशन को कम करने के लिए या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए कहते हैं मेरा तो ट्यूटर ही बिल्कुल खराब था, जो ट्यूटर आता था ना उसने पूरे साल मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं, या मेरा तो स्कूल ही खराब है क्योंकि यहाँ के टीचर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो एक तरीके से आपने जो आपको असफलता हुई उसका ब्लेम किस पे डाल दिया, अपने ट्यूटर पे डाल दिया या फिर अपने टीचर्स पे डाल दिया। आपने एक बहुत बड़ी कहावत सुनी होगी, कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये भी क्या है, एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म ही है कि अगर आपको डांस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे डांस करना नहीं आता, बल्कि आप कहते हो कि जिस आंगन में हम डांस करें वो ही टेढ़ा है, इसलिए मैं डांस अच्छा से नहीं कर पा रहा हूँ। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक तरीके की रक्षा युक्तियां ही हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा इन दो एग्जाम्पल से कि डिफेंस मैकेनिज्म किसे कहते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके को अपनाते हैं। तो सबसे पहला है रिप्रेशन, जिसे हम बोलते हैं दमन। ठीक है, कि अपनी चीज को दमन करना, दबाना किसी चीज को। तो अगर आपको किसी चीज से डर लगता है और आप उस डर को तो दूर वैसे तो कर नहीं सकते हो डायरेक्ट तरीके से, तो आप इनडायरेक्ट तरीके से जानबूझ के उसको अपने दिमाग के अचेतन मन में ट्रांसफर कर देते हो। हमारा दिमाग जो है दो स्तर पे काम करता है, एक तो होता है चेतन मन जिसे आप बोलते हो, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड या फिर अचेतन मन। तो जिस चीज से आपको डर लगता है उसे अपने डायरेक्ट माइंड से हटा के आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में धकेल देते हो, मतलब उस पे से आप ध्यान हटा देते हो।
तो उसको बोलते हो दमन। आपने देखा होगा कि जैसे किसी छोटे बच्चे को जो है चोट लग जाती है, तो मम्मी क्या कहती है, जमीन पे हाथ मार के कहती है अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, है ना। तो बच्चा क्या होता है, उसको जो चोट लगने से जो दर्द हो रहा था, अब उसका ध्यान किस पे चला गया कि अरे मम्मी ने चींटी की पिटाई कर दी, अब चींटी को भी दर्द हो रहा होगा। ऐसे ही करते हैं ना बचपन में। तो एक तरीके से मदर फादर ने इस वक्त कौन सी युक्ति अपनाई, रिप्रेशन, जिससे बच्चे के मन में उसको जो चोट लगी है उसका दर्द भूल के वो चींटी को मारने पे लग जाए। तो ये कहलाता है आपका रिप्रेशन। उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर कोई युद्ध में सैनिक फंस जाता है, तो अब उसको पता है कि उसको भी जो है चोट लग सकती है या शत्रु लोग उसे पकड़ सकते हैं, तो वो अपने उस चीज को भूल जाता है और वो क्या करता है, शत्रु को मारने के नए नए तरीके करने लगता है कि मैं यहाँ पे अपना मोर्चा संभाल लेता हूँ, तो यहाँ से दुश्मन ज्यादा आएंगे, मैं उनको मार दूंगा। तो इस तरीके से वो नई नई तरीके करता है जिससे कि वो उस चीज को भूल जाए कि अगर शत्रु उसे पकड़ लेता है तो क्या होगा। तो ये एग्जाम्पल होते हैं आपके रिप्रेशन या फिर दमन के। सेकंड आपका क्या होता है, सप्रेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं शमन। तो देखिए, ये जो शमन होता है ये भी बिल्कुल दमन की तरह ही होता है। दमन में भी हम जानबूझकर किसी चीज से को जिससे हमें डर लगता है या जिस चीज से हमें दर्द होता है उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं। शमन में क्या होता है, हम तर्क के आधार पर लेके जाते हैं किसी भी चीज को, कि हम जो है लॉजिकल माइंड का यूज करते हैं और उसके बेसिस पे जो है फिर हम उसे जो है कहीं और जो है ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और आप भागकर आ जाते हो या आपने किसी एक्सीडेंट को देखा और आप उसे आपको डर लगता है खुद भी, तो आप उसे हॉस्पिटल ना ले जाके जो है अपने रास्ते अपने घर पे आ जाते हो। तो आपको बार बार ये फीलिंग आने लगती है कि अरे हमें उस बंदे को जो है हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, पता नहीं उसका क्या हुआ, वो बचा या मरा। तो आपको उसकी ये जो मेमोरी है बार बार जो है आपके दिमाग में आती है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट मिलता है। तो फिर आप क्या करते हो, अब उस कष्ट को लॉजिकली आप अपने तरीके से दूर करने की कोशिश करते हो। आप मंदिर में जाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान उस बंदे की जो है आप रक्षा करिएगा, या आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, या आप जो है किसी को जो है कुछ दान में देते हो कि हमारे पुण्य का फल जो है उस बंदे को मिल जाए जिससे कि वो ठीक हो जाए। तो आप लॉजिकल तरीके से वो जो बार बार आपके मन में ख्याल आ रहा था उसको हटा के आप सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हो कि अब मैंने भगवान से प्रार्थना कर ली है, तो अब जो है वो बंदा ठीक हो गया होगा, या मैंने आपको दान दे दिया है तो भगवान ने उस दान के पुण्य का प्रभाव उस इंसान को दे दिया होगा जिससे वो ठीक हो गया होगा। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है, शमन। अब नेक्स्ट है आपकी फैंटेसी। फैंटेसी क्या होती है, कल्पना तरंग। जैसे आपने सुना होगा शेख चिल्ली के सपने। तो जो शेख चिल्ली होता है वो दिन में बैठे बैठे भी जो है पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो घूम फिर आता है, तो उसको बोलते हैं फैंटेसी। फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीब व्यक्ति है, अब उसके पास पैसे नहीं है, तो वो जो है अपने मन में ही एक दिवा स्वप्न बुनेगा कि भाई मैं जो हूँ ना एक लॉटरी का टिकट खरीदता हूँ, अब मेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे, इससे मैं एक अच्छा सा मकान खरीदूंगा, एक छोटी सी कार खरीदूंगा, पूरे गांव में मेरी बहुत इज्जत हो जाएगी। तो अब उस पे पैसे नहीं है, लेकिन वो लॉटरी के टिकट के बहाने ये सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तो मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं मैं उतनी इच्छाओं को पूरा कर लूंगा। वैसे ही अगर आप पे कार नहीं है और आप कार के शोरूम के आगे से गुजर रहे हो, तो आपको बड़ा लगता है कि अरे मेरे पास तो कार ही नहीं है। तो आप उससे जो कष्ट हो रहा है कि आपके पास कार नहीं है, उस फीलिंग से उसे भूलने के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी फैंटेसी पाल लेते हो। अरे अगर मेरे पास कभी पैसे आए तो मैं कौन सी कार खरीदूंगा, होंडा सिटी खरीदूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा, इनोवा खरीदूंगा, और अगर मैं जो हूँ होंडा सिटी खरीदता हूँ तो मैं कौन से कलर की खरीदूंगा, कि रेड खरीदूंगा, ब्लू खरीदूंगा, व्हाइट खरीदूंगा। तो इससे आपको बड़ा सुकून सा मिलता है। आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप कोई छोटी कार खरीदें, बड़ी कार, लेकिन ऐसी फैंटेसी करने से आपको ऐसा सुकून मिलता है जैसे आप कार ही चला रहे हो। तो इस तरीके से भी आप अपने कार ना होने के कष्ट को भूलने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है आपका
रेशनलाइजेशन। देखिए रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि आप जो है अपने जो आपकी गलतियां हैं या आपके असफल होने के कारण है उसे आप दूसरों पे जो है डाल देते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने सुना होगा कि लोमड़ी जो है, एक अंगूर लगे होते हैं पेड़ पर, तो वो बार बार उछल के उनको अंगूरों को खाना चाहती है। तो लेकिन जब अंगूर उसके मुंह में नहीं आते हैं तो वो उनको छोड़ देती है और कहती है अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि वो अंगूरों को तोड़ नहीं पा रही थी। तो अब उसने अपनी असफलता को तो छुपा लिया, उसने कहा नहीं मैं तो ये अंगूर ही नहीं खाना चाह रही थी क्योंकि ये अंगूर तो खट्टे हैं। उसी तरह से अगर आप कोई बहुत अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपको वो जॉब नहीं मिलती है, तो आप कहते हैं नहीं मैं तो वो जॉब लेना ही नहीं चाह रहा था, अरे वो तो बहुत दूर है, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के ना इतनी दूर नहीं जाना चाहता, और उस वाली जॉब में तो ना रात रात तक काम करना पड़ता है, मैं तो जो हूँ आराम की जॉब चाहता हूँ। तो जॉब आपको नहीं मिली, लेकिन आपने अपनी असफलता को किस पे डाल दिया कि भाई उसमें तो बहुत देर तक काम होता है या तो वो आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी असफलता को, अपनी गलती को दूसरों पे डाल देते हैं। इसी तरह से अगर किसी पे गरीब होता है, किसी पे पैसे नहीं होते, तो वो ये नहीं दिखाता कि मैं अपनी गरीबी से दुख हूँ, तो वो कहता है अरे भाई हम तो जो है घोड़े बेचकर सोते हैं, हमें तो अपनी रूखी सूखी रोटी भी ना अमीरों की चिकनी चुपड़ी रोटी से अच्छी लगती है। देखो हमें ना तो कोई चोरी का डर है ना कोई घाटे का डर है। जो अमीर होता है वो तो बेचारा अपने पैसे की ही चिंता में मरे रहता है और उसे उसके कारण नींद भी नहीं आती है। तो इस तरीके से वो अपनी गरीबी को ये दिखाता है कि मैं गरीबी में ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ये वाली जो रक्षा युक्ति है ये कहलाती है आपकी रेशनलाइजेशन, जिसे कहते हैं युक्तिकरण। अब नेक्स्ट आती है आपकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आपका जो कोई भी रोल मॉडल होता है, तो आप बिल्कुल जो है उसी की तरह जो है बनना चाहते हो, उसी की तरह से जो है आप व्यवहार करते हो, तो उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि अगर आपको जो है शाहरुख खान लड़कों को बहुत पसंद है या रणबीर कपूर बहुत पसंद है, तो आप उसी की तरह की शर्ट पहनना चाहोगे या उसी की तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहोगे या उसी की तरह डांस करना चाहते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम ही शाहरुख खान बन गए या हम ही रणबीर कपूर बन गए। तो ये कहलाता है आपका आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह से आपने देखा होगा बहुत से बच्चे अपने पापा का शूज पहन के घूमते हैं छोटेपन में, उनके बहुत बड़े बड़े शूज होते हैं क्योंकि उन्हें अपने पापा अच्छे लगते हैं। तो वो पापा के जूते पहन के जब घूमते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो जो है बिल्कुल पापा की तरह ही बन गए हैं। उसी तरह से छोटी छोटी लड़कियां अपनी मम्मी का मेकअप का सामान यूज करती हैं, कभी बिंदी लगाएंगी कभी लिपस्टिक लगाएंगी। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल मम्मी की तरह ही बन रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन या तादात्म्यकरण। अब नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिविज्म, जिसे हम बोलते हैं नकारात्मकता। इसमें क्या होता है कि अगर कोई हमें कुछ चीज कहता है तो हम उसकी बात मानते ही नहीं है, हम उससे बिल्कुल अलग ही काम करेंगे। जैसे मम्मी आपको कहेंगी कि बेटा पढ़ लो, तो आपको लगता है क्यों पढ़ने के लिए क्यों कह रही है मम्मी, तो आप अपनी नेगेटिव हो जाते हो, तो आप पढ़ोगे नहीं उस वक्त और जरूरी खेलने के लिए चले जाओगे। आपकी मम्मी बोलेंगी बेटा पिज्जा नहीं खाना, जंक फूड खाना इतना अच्छा नहीं होता, तो आप क्या करोगे, जरूर छुप के जो है पिज्जा खाओगे या बर्गर खाओगे। मतलब जिस चीज को आपको रोका जाता है आप वही चीज करने की सोचते हो। तो ये कहलाता है नेगेटिव विज। आप देखिए क्लास में दो बच्चे होते हैं, अगर एक बच्चे की टीचर बहुत तारीफ करता है और दूसरे की नहीं करता, तो वो जो है ना उस बच्चे के प्रति भी बड़ा नकारात्मक व्यवहार अपना लेता है। कभी उसकी पेंसिल गुम कर देगा, कभी उसकी कॉपी गुम कर देगा, या फिर उसको जो है मारना पीटना शुरू कर देता है। तो ये होता है नेगेटिव विज। नेक्स्ट आपका होता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, आप अपने दोष को दूसरे पे जो है आरोपित कर देते हो। तो जिस सरकमस्टांसेस से आपको दुख हो रहा है या तनाव हो रहा है उसे आप दूसरे पे ट्रांसफर कर देते हो। आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी आते ही बॉस जो है ना ऑफिस में सबको डांटना शुरू कर देता है, तो सब लोग कहते हैं जरूर आज ये सुबह सुबह ना अपनी वाइफ से लड़के आया होगा।
तो इसका कहने का क्या मतलब है कि वो अपने वाइफ से लड़ा तो उसे गुस्सा आया, आते ही वो गुस्सा उसने किस पे उतार दिया, अपने सबॉर्डिनेट पे या अपने एम्प्लॉयज पे उतार दिया। तो ये कहलाता है प्रोजेक्शन। उसी तरीके से अगर कोई जो है किसी व्यक्ति से जो है बहुत ज्यादा जो है प्यार करता है और वो लड़की उसे नहीं मिलती है, तो वो उसकी चीजों से जो है प्यार करने लगता है। जैसे उसका कोई लेटर उसके पास हो तो उसके ऊपर वो बड़े उसे बार बार पढ़ता है, बार बार देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी लवर से ही बात कर रहा हो। तो ये कहलाता है आपका प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या होता है कि एक्चुअली अगर हमारे अंदर किसी भी चीज के लिए कोई हम हीन भावना है या हम किसी चीज में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उसकी क्षतिपूर्ति दूसरी चीजों में अव्वल आने से बनते हैं। मीन्स हम अपनी एक चीज की कमी दूसरी चीज से जो है पूरी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ब्लाइंड बच्चा है, अब उसे पता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो वो क्या करता है, बहुत अच्छा पढ़ता है और क्लास में हमेशा टॉप आता है। तो उसने अपने अंधेपन की कमी को किससे पूरा किया, क्लास में टॉप आने से। तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन। उसी तरीके से अगर कोई लड़की बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को इतना एमिकेबल बना लेती है कि सब लोग उससे बात करना चाहते हैं। तो वो भले ही फिजिकली ब्यूटीफुल ना हो, लेकिन वो अपने आप को इतना स्मार्ट बनाती है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बना लेती है कि सब लोग उससे बात करना चाहते हैं। तो उसने अपनी फिजिकल अपीयरेंस की जो कमी थी उसे अपनी स्मार्ट पर्सनैलिटी से पूरा करती है। तो ये कहलाता है आपका कंपनसेशन। लास्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसे बोलते हैं आपका विस्थापन। इसमें क्या होता है कि आप कभी कभी क्या होता है, अपना जो चीज है, अपना जो दिमाग है, वो किसी चीज से हटा के दूसरों की तरफ जो है उसे ट्रांसफर कर देते हो, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक प्लेस से हटा के जो है दूसरे प्लेस पे जो है आप हटा देते हो। जैसे कि अगर आपका जो है पापा कभी कभी आके आपको बहुत डांटते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में उनका किसी से झगड़ा हो गया हो, तो उनके मन में बहुत ज्यादा आक्रोश आ रहा है, तो वो आते ही जो है बच्चों पे जो है निकल जाता है। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि कभी कभी आपके पापा ने आपके छोटे भाई को डांट दिया, तो आप देखोगे जो आपका छोटा भाई है ना, गुस्से में जो है वो सारे के सारे खिलौने तोड़ देता है, क्योंकि गुस्सा बच्चे को भी आता है, तो वो पापा पे तो गुस्सा उतार नहीं सकता, तो वो अपना सारा का सारा गुस्सा जो है खिलौने पे उतारता है और उसको तोड़ देता है। तो ये वाली जो रक्षा युक्ति होती है वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब भी आप किसी परिस्थिति से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत सारे तरीके अपना लेते हो जिसके थ्रू आप अपने को मेंटली सेटिस्फाई करते हैं। उन्हीं को हम रक्षा युक्तियां कहते हैं। और हमने आज बहुत सारी रक्षा युक्तियां देखी हैं जिस तरीके से हम अपने तनाव को कम करते हैं या अपने सामने जो सर्कमस्टांसेस आती है जो हमें टेंशन देती है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को जो है आप प्रेस भी कर दीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी जो है इससे काफ़ी नॉलेज ले सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।